अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 89 स्टार्ट करते हैं। कैफ 1। कितने बच्चों ने चारों सवाल होमवर्क में कर लिए थे? मुझे ढूंढने तो दें। 3 थे, 2 थे, 4 थे। अच्छा सुने, प्लीज प्लीज खामोश हो जाएं। एक मर्दान सॉफ्टवेयर था, दूसरा सिंध रोबोटिक्स था। एक में थोड़ी गुंजाइश दे दी थी मैंने वैसे, चलें। और IS-8 का एक चांद पेंट्स था और दूसरा मार्वलस था। जी, कितने बच्चों ने ये चारों सवाल कर लिए? चलें, गुड। कितनों ने 3 कर लिए? कितनों ने 2 कर लिए? अच्छा, ये 2 कौन से किए? अच्छा, कल वाला जो लेक्चर था 30 मिनट 35 मिनट्स का जो होता है, वो कितने बच्चों ने सुन लिया था? चलें। चांद पेंट्स, उसके अंदर आपको होमवर्क दिया था। अच्छा जी, ऐसा है, अब मेरी बात सुन लें। आप लोगों के टेस्ट के अंदर आज जालिब इंडस्ट्रीज वाला एक सवाल है। शायद पहले टेस्ट में उन्होंने दिया था, वो देना नहीं चाहिए था जब मैं नहीं था, ठीक है। बहरहाल जालिब इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से आपने करना है सॉल्व, और वो मैं फिर खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको। 23 नंबर का वो सवाल है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान जो आपने रखना है, वो नहीं मैं और भी बताता हूं, ठीक है। उसमें आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने डेटर्स का लेजर डायरेक्ट मेथड में लाजमी बनाना होता है, और डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे बनता है, याद रखना। कल थोड़ी सी बात भी की थी, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर डेटर्स गिवन होंगे तो वो नेट डेटर्स होते हैं नॉर्मली, और प्रोविजन जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन में दी होती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आपने ग्रॉस डेटर्स बनाना है उनको, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे सवाल कहता है जी कि आपके ग्रॉस डेटर्स 100% अगर हैं और प्रोविजन स्टैंडर्ड, उसमें सवाल में लिखा होता है प्रोविजन 5% है, तो फिर नेट डेटर्स कितने बने? 95%। अब सवाल के अंदर आपको वो नेट डेटर्स दे दे तो उससे ग्रॉस बनाना को मुश्किल है, आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो ध्यान रखना, डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे बनता है, ग्रॉस डेटर्स के साथ बनता है, नेट डेटर्स से नहीं बनता। तो अगर डायरेक्ट मेथड का सवाल हो और प्रोविजन गिवन हो तो उसे इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। अगर डायरेक्ट मेथड का सवाल हो तो डेटर्स का लेजर बनाना जरूरी है, और डेटर का लेजर जरूरी डेटर ग्रॉस डेटर्स से बनता है। और अगर सवाल में बैलेंस शीट में नेट डेटर्स गिवन होंगे और प्रोविजन अदर इंफॉर्मेशन में गिवन होगी तो नेट डेटर्स को आपने ग्रॉस बनाना है, फिर डेटर्स का लेजर बनाना है, और प्रोविजन का लेजर अलग से बनाना है। ये ध्यान रखिएगा। बहरहाल वो सवाल तो मैंने करवाना ही है आपको, ठीक हो गया। दूसरा सवाल आपके टर्म टेस्ट में होगा इंशाल्लाह IS-8 का, वो भी 23 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अंदर मैंने इनकम स्टेटमेंट भी बनवाई है, बैलेंस शीट भी बनवाई है, चेंज इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट भी बनवाया है, चेंज इन एस्टीमेट का नोट भी बनाया है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एरर का नोट भी बनवाया है, और जर्नल एंट्रीज भी मैंने रिक्वायर की हैं। 3 नंबर की जो जर्नल एंट्रीज वाली रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी आपको आज सिखा दूंगा इंशाल्लाह, और वो भी इंशाल्लाह आपके 3 नंबर लूज नहीं होंगे, ठीक है। और उसके अलावा 8 नंबर का एक और कैश फ्लो है, और 2 MCQs भी हैं, ठीक है। तो 56 मार्क्स का ये टर्म टेस्ट है आपका। अगली बात सुन लें, अब आपको मैंने सिंध रोबोटिक्स जो है बोरिंग कॉस्ट तैयार करवाना था, जरूरी नहीं टेस्ट भी करना था। टेस्ट इंशाल्लाह अब मॉक में कर लेंगे, ठीक है। तो मकसद होता है आपकी तैयारी करवाना, तो ये नहीं कि आपको मैंने बोरिंग कॉस्ट कहा था तैयार करना है तो उससे सवाल भी आना है। वैसे सवाल था भी, लेकिन मैंने कहा बहुत लेंथी हो रहा है टेस्ट, रहने दो। कैश फ्लो के 2 सवाल मैंने दे दिए बजाय इसके कि मैं बोरिंग कॉस्ट देता, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आ रहा है मॉक के अंदर फिर बोरिंग कॉस्ट टेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तैयारी करवाना मकसूद था थोड़ा सा। अच्छा, आप सुने, सिंध रोबोटिक्स भी डायरेक्ट मेथड वाला सवाल है। मैंने आपको 2 सवाल डायरेक्ट मेथड के करवा दिए हैं, एक जुनैद जंजुआ करवाया, दूसरा संडे ट्रेडर्स करवाया, तीसरा मैं टेस्ट वाला जालिब इंडस्ट्रीज, बहुत कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, ये भी करवा दूंगा। वैसे तो संडे और जालिब इंडस्ट्रीज कर लेने के में कोई गुंजाइश रहती नहीं है, 70-80% तक सवाल हो जाता है डायरेक्ट मेथड से भी। बाकी तो एडजस्टमेंट आपको पता है, 1-2 बरकत के लिए आप 100 सवाल करके जाएं तो 101वां आया होता है, ठीक है ना। तो वो तो बरकत के लिए हुआ ही करती है, उनसे परेशान नहीं होना, वो एडजस्ट आती है, उनसे परेशान कभी नहीं होना। पर्चे में परेशानी तब हो जब 70-80% सवाल जो आपका हर सवाल सेम होता है वो आपसे ना हो रहा हो, फिर परेशानी की बात है, ठीक है। अच्छा, तो सिंध रोबोटिक्स वाला सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? डायरेक्ट मेथड का सवाल था, हो गया था। अच्छा, इसकी डिस्कशन मैं आखिरी 35 मिनट वाली रिकॉर्डिंग में ही करूंगा ताकि उसी के अंदर ही हम इसको देख सकें। मैंने आज IS-8 के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। वैसे मैं IS-33 स्टार्ट करने लगा था, लेकिन चूंकि IS-8 थोड़ा सा ज़्यादा पेंडिंग था, इसलिए मैंने आज IS-33 स्टार्ट EPS स्टार्ट नहीं किया। होपफुली कल हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो
IS-7 कैश फ्लो का सवाल इक्का दुक्का ऐसे ही मैं साथ चलाता रहूंगा ताकि उसकी प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ रहे, लेकिन फिलहाल मैं IS-8 की तरफ मूव कर रहा हूं। चांद पेंट्स जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, कितने बच्चों ने लेक्चर सुना, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने? हाइब्रिड में भी हाँ कम बच्चे हैं। मैंने आपको ये कहा था कि थोड़ी सी एफर्ट करनी है ये 20 दिन आपने। वैसे ऐसा होगा नहीं आज के अलावा कि शाम में जो बात डिस्कस की वो सुबह वाली क्लास में हो रही हो, सिवाय आज के, क्योंकि आज मैंने वो एक छोटी सी बात पेंडिंग रह गई थी चांद पेंट्स के सवाल में, वो डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने वो दोबारा डिस्कस किया। बाकी मार्वलस इंडस्ट्रीज का सवाल जो है वो भी आपके होमवर्क में था, वो मैंने अगर क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लूंगा, वो डिस्कस नहीं किया। बेसिकली मैंने IS-8 के अंदर आपको जनरल एंट्रीज करना सिखाई हैं। अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो जिंदगी का पहला सवाल हमने किया था उसमें रिक्वायरमेंट ई हमने छोड़ दी थी IS-8 में, ठीक है, वो जनरल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिखाई है। फिर 2-3 सवालों में उसको मजीद प्रैक्टिस करवाया है, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा के मैंने क्लास को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह होपफुली EPS स्टार्ट कर देंगे, अगर मैं कंफर्टेबल हुआ IS-8 और IS-7 से तो EPS स्टार्ट कर देंगे कल इंशाल्लाह। बाकी फिर आखिरी 40 मिनट्स के अंदर तो हम बहरहाल चलाते ही रहेंगे, कैश फ्लो, IS-8 और इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का आज का होमवर्क जो है वो आप पहले ही लिख लें। मेन होमवर्क तो आप लोगों का है ऑल MCQs ऑफ IS-8, क्योंकि अब हमने जो MCQs की कमी बेशी है उसको भी देखना है, ठीक है ना। हर टॉपिक के अंदर इस तरह से देखते चले जाएंगे। मैं एक दिन पहले आपको MCQs होमवर्क में दे दिया करूंगा और उसके बाद अगले दिन फिर जो डिस्कशन वाले होंगे मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर दूंगा, कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा तो वो भी ले लिया करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा होमवर्क है, जो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे उनमें से कोई रहता हो तो वो कर लें। पास पेपर 2 चांद पेंट्स था, फिर क्वेश्चन बैंक मार्वलस वाला कौन सा नंबर है? 7 है, 7 मार्वलस लिमिटेड, ये 2 सवाल थे IAS-8 के। उसके बाद क्वेश्चन बैंक नंबर ये मर्दान सॉफ्टवेयर कौन सा था? 6 था, 8 था? 8 मर्दान सॉफ्टवेयर और क्वेश्चन बैंक 10 सिंध रोबोटिक्स। ये 4 सवाल आपको कल होमवर्क में चले गए थे IS-7 और IS-8 के। इन 4 में से जिसका जो, मैंने आज का दिन इसलिए भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, इन 4 में से जिसका जो सवाल रहता हो कल तक उसे कंप्लीट कर ले। मुझे टीए ने बाहर बताया बच्चे बात मानते ही नहीं है, होमवर्क चेक ही नहीं कराते हैं और खड़े भी नहीं होते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आज माफ कर दो, कल इंशाल्लाह मैं खुद चेक करूंगा खड़े होकर, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि जो गोस्ट ऑफ लेग्स होते हैं ना वो टॉक्स से मानते नहीं है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो मैं देख लूंगा उनको। तो ऑल MCQs नया होमवर्क है आपका। बाकी इन 4 सवालों में से जो सवाल जिसका रहता हो वो कल तक लाजमी कंप्लीट कर लें। ये चारों सवाल मैं आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर देखना पसंद करूंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। कहीं ना कहीं जब पहले किए हुए कोई बात नहीं, मुझे 4 सवाल दिखाकर आप लोग क्लास में बैठना पसंद करेंगे, वरना खड़ा होना पसंद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब IS-8 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं चांद पेंट्स के ऊपर दोबारा आना चाहूंगा। असल में चांद पेंट्स में एक लाइन थी जो मुझे कल डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे इतना रोला डाल देते हैं ना, वो रोने वाले हो जाते हैं कि उसके बाद फिर बात हो ही नहीं पाती। वैसे चांद पेंट्स बहुत आसान सवाल था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, 16 में खड़े होकर कितने बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ? नहीं लिया हुआ वो हाथ खड़ा करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जी, शेम ऑन यू। अच्छा, 16 के अंदर खड़े होकर पता चला था कि 15 के साल की कुछ गलतियां हैं। 15 ऑडिटेड था, तो उन गलतियों का इम्पैक्ट उन्होंने बता दिया कि अगर सेल्स को सही करें तो सही होने के बाद ये इस तरह से सेल टैक्स को, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल को सही करें तो ये है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को सही करें तो ये, तो उन्होंने इम्पैक्ट दे दिए थे। तो मैंने यहां पर इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया था, बिल्कुल सिंपल। क्या मतलब? ऑडिटेड में रॉन्ग पड़ा है, ऐसा ही है ना। वो कह रहा है ना कि 16 के अंदर आकर पता लगा कि 15 में कुछ गलतियां हो गई थी तो हमने 16 में सही किया, तो ये ऑडिटेड वाला रॉन्ग है और इसको सही करके ये फिगर बनाइए, ये रेक्टिफाइड है, ठीक है। तो ये चेंज ही लिया था हमने कि अगर सेल टैक्स एक्सपेंस वगैरह जो हैं, सेल टैक्स या डिस्काउंट वगैरह, ये एक्सपेंस 7.9 से 8.2 पर जाएं तो ये बढ़ रहा है करेक्शन करने से, तो हमने कहा जी 330 से एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल 27 से हो गया डिक्रीज करेक्शन के बाद। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 194 से इंक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज लेते चले आए, ठीक है जी। और प्रॉफिट का भी इंपैक्ट डायरेक्ट ही यहां से निकल सकता था कि जो 15 के गलत वाले फिगर्स थे उनसे जो प्रॉफिट आया हुआ था, जब वो गलतियों को सही करते हैं तो फिर प्रॉफिट कितना आ जाता है? 3723, तो प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट निकल आता है। नोट बनाना बहुत आसान इसलिए था, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आइटम्स भी हैं, बैलेंस शीट आइटम्स हैं, डेटर हैं और क्रेडिटर हैं। डेटर सही करते हैं तो 412 से डिक्रीज होते हैं, क्रेडिटर को सही करते हैं तो 224 से इंक्रीज हो रहे हैं। अब नोट बनाना निहायत ही आसान था।
टेस्ट शुरू हो गया। अच्छा, नोट बनाना निहायत ही आसान था। टेस्ट भाई आपका टर्म टेस्ट नहीं, मैं वो गाल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका वाले की। अच्छा, मैंने कहा नोट बनाना बहुत ही आसान था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 2 नंबरी लगा ली थी। क्या लगा ली थी? मैंने कहा जी देखें ये सारे एक्सपेंसेस ही है ना, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, आखिरी सिर्फ इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम ये 82 से डिक्रीज हुई, बाकी ऊपर सारे के सारे क्या थे? एक्सपेंसेस थे। अब नोट बनाते हुए मैंने कहा था बहुत सिंपल हो गया नोट। क्या? सबसे पहले हर आइटम सामने लिखा हुआ है, हमने लिखना था सेल टैक्स कमीशन वगैरह को करेक्शन की वजह से, जब हमने करेक्शन की तो क्या हो गया? 330 से इंक्रीज हो गया, तो यहां लिखना था इंक्रीज इन सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, वो पूरा आप लिखोगे कितने से? 330 से। फिर कॉस्ट ऑफ सेल करेक्शन की वजह से 27 से क्या हो गया? डिक्रीज, तो क्या लिखना था? डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 27। ऐसे ही मैंने कहा था ये सारे आपने लिख लेने हैं, सारे तो मैंने डॉट डॉट कर दिया था। और फिर मैंने कहा था एंड पे प्रॉफिट का इंपैक्ट फरमाइशी प्रोग्राम होता था, तो वो अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। वैसे अलग अलग देखना चाहे ना तो कैलकुलेटर हाथ में करें, कैलकुलेटर हाथ में करें, तो हम अलग अलग, अगर ये फिगर ना होती, मिसिंग होती, मिसाल के तौर पे ये फिगर अगर ना होती, यानी प्रॉफिट्स गिवन ना होते, गलत वाला भी और सही वाला भी, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डायरेक्ट निकाल सकते थे हम, अगर उसने हमें इनकम एक्सपेंसेस दे दिए थे। तो कैसे? इनकम, ये एक्सपेंस क्या हुआ है? इंक्रीज। एक्सपेंस क्या हुआ? डिक्रीज। एक्सपेंस क्या हुआ? इंक्रीज। एक्सपेंस क्या हुआ? इंक्रीज। एक्सपेंस क्या हुआ? डिक्रीज। इनकम क्या हुई? डिक्रीज। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इंपैक्ट। कैसे निकालें? ये छुपा लिया मैंने जी। एक्सपेंस 330 से इंक्रीज हो तो प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज। तो -330 लिखो, -330 कैलकुलेटर लिख लिया। आगे एक्सपेंस 27 से डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, तो +27। आगे बढ़ो, एक्सपेंस 194 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम, तो -194। फिर एक्सपेंस 105 से बढ़ गया तो प्रॉफिट 105 से कम, तो -105। 48 से एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, +48। फिर 82 से इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, -82। आंसर 636 से प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से, अगर ये ना गिवन होता, लेकिन इतनी मुसीबत में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। असल में उसने हमें ये फिगर भी दे दी थी। क्या? 2015 में जो गलत प्रॉफिट्स थे वो 4359 थे, और सही गलती करने के बाद जो प्रॉफिट्स की फिगर आई है वो 3723 है। इन दोनों का डिफरेंस लें तो यही 636 ही आता है, चेक कर लो। तो इतनी मुसीबत में पड़ने की बजाय हमने डायरेक्ट यहां से भी इंपैक्ट निकाल लेना था, तो नोट ऐसे बन जाना था इनकम स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स का। फिर बैलेंस शीट के आइटम्स का नोट, डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं 412 से, ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 224 से। तो ये काम नहीं यहां पे किया था, डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स 412 और इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स 224। लेकिन ये बड़ा मेरा फेवरेट था कल वाली क्लास के अंदर ये पॉइंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हमें रिटेन अर्निंग निकालने के लिए ये जो अप्रोच लगाते हैं इसमें एसेट भी आया और लायबिलिटी भी आई थी। तो फिर मैंने बड़ी खुशी से कल वाली क्लास के अंदर ना ये एडजस्टमेंट कराई थी कि ये करने के बाद रिटेन अर्निंग्स का इंपैक्ट लेना है तो क्या करोगे। मैंने कहा था जी इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी करके आपने करना होता है, यही सिखाया हुआ था ना। अब एसेट 412 से क्या हो रहा है? डिक्रीज, -412, और लायबिलिटी 224 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका बढ़ना प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए? माइनस। तो फिर ये दोनों माइनस माइनस, तो फिर इक्विटी में क्या आ गया? 636 से डिक्रीज, तो रिटेन अर्निंग्स में क्या आया? डिक्रीज। ये मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था, ले लेनी चाहिए थी क्लास आप लोगों को। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अब क्या कह सकता हूं आपको, ठीक है। आइंदा ऐसा नहीं करना, 5 से 6 बजे तक ये अपलोड हो जाता है, तो कोशिश किया करो रात को सोने से पहले ये लेक्चर लेके सो जाया करो, ठीक है। अच्छा ओके, सुनो, अब सुन लो बेटा, सुन लो। नोट बनाना कोई मुश्किल था इसमें? बहुत आसान था, ठीक है। अब अगली चीज उन्होंने क्या कही? स्टेटमेंट ऑफ, ये थी ए रिक्वायरमेंट। ये क्या थी? ए रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बनानी तो खुद ही है, ये चांद पेंट्स आपने घर पे करना है, यहां से थोड़ी नकल करेंगे आप लोग, बड़े अच्छे बच्चे हैं, यहां से नहीं नकल करेंगे आप, ठीक है ना। आपने तो ये नोट खुद बनाना है, खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये बीच में डॉट डॉट आपने नहीं पर्चे में लगा देने, ये सारे आइटम्स को आपने लिखना है इस तरह से, सारे इंक्रीज डिक्रीज लिखने हैं, वो मैंने डॉट डॉट लगाए थे, ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट बी क्या थी? ये तो रिक्वायरमेंट ए 10 नंबर की ये रिक्वायरमेंट थी, कख भी करना नहीं था। असल में वैसे तो FAR 2 के अंदर जब ये होता था तो ये सवाल एज इट इज वहां पे आया था, लेकिन असल में ना इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी बढ़ जाती थी जब IAS 12 करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स भी इसमें मिक्स होता था। आपके पास वो है नहीं, तो IAS 8 बहुत ही सिंपल हो गया आप लोगों के पास आकर, ठीक है ना। बहरहाल सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, ठीक है जी। तो 30 जून 2016 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, मिटा देते हैं फिर दोबारा बना लेते हैं, पिछली क्लास में बनाई है तो आपकी क्लास में बना देता हूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं कुछ किया, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। अफसोस है कि जा ही नहीं रहा, दुख है कि खत्म ही नहीं हो रहा, जो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अल्लाह,
जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है 30 जून 2016 की। क्या तरीका वारदात बताया हुआ था कि ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग लिखोगे, फिर ये वाली डेट 30 जून 16 ये एंड पे लिखोगे, फिर यहां 30 जून 15 और वहां 30 जून 14 या यकम जुलाई 14 लिख लोगे। सवाल चूंकि आप पढ़ चुके हो, आपको पता है सिर्फ 15 के साल की गलती है। अगर आपने सीखा हुआ था कि 16 के साल की गलती हो तो 16 के प्रॉफिट में सही कर देंगे, 15 के साल की गलती हो तो 15 के प्रॉफिट में सही कर देंगे, और अगर इससे पहले किसी साल की गलती हो तो उसे ओपनिंग में सही कर लेते हैं, यानी ओपनिंग को 2 बार लिखते हैं। लेकिन अब हमारे सवाल के अंदर 14, 13, 12 की कोई गलती नहीं है, सिर्फ किसकी गलती है? 15 वाले साल की। तो वो तो सिर्फ 15 के प्रॉफिट्स में लिखनी है, सही करनी है हमने, इसलिए ओपनिंग सिर्फ एक बार ही लिखा हमने, और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बननी थी। 15 के साल का प्रॉफिट यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 वाले साल में आएगा, और 16 के साल का प्रॉफिट यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 वाले साल में आएगा। ऐसे ही होता है ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बननी है। ठीक हो गया। अब 15 का प्रॉफिट रीस्टेटेड है, हमने लेना है। बोलो क्यों 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 रीस्टेटेड लेना है? जल्दी बोलो, क्यों रीस्टेटेड लेना है? क्यों रीस्टेटेड लेना है? बोलो 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 बोलो, क्यों रीस्टेटेड लेना है? क्योंकि 15 के साल में गलतियां हैं, वो गलतियां सही करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रीस्टेटेड। अब वैसे तो सवाल के अंदर रीस्टेटेड प्रॉफिट गिवन है, कौन सा है भला रीस्टेटेड? 3723। तो हम पागल नहीं है कि हम पहले गलत प्रॉफिट को उठाएंगे फिर उसमें ये सारी गलतियां सही करके सही प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पागल बनने लगे। ठीक है, हो सकता है ना ये फिगर ना दी होती, हो सकता है ये फिगर ना दी होती, तो तरीका तो सीखना चाहिए ना। ठीक है, तो अब अगर ये फिगर नीचे वाले प्रॉफिट्स गिवन ना होते, ये प्रॉफिट्स गिवन ना होते, ठीक है, तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। नहीं, फिर आप गलत प्रॉफिट उठाते। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, आप कहोगे गलत प्रॉफिट तो छुपा दिया आपने, वो तो ना छुपाएं। हाँ, सिर्फ सही वाला प्रॉफिट ना दिया होता, ठीक है, सही वाला प्रॉफिट ना दिया होता तो क्या करते? तो हम गलत प्रॉफिट को उठाते। 4359, इसमें क्या कहते? 330 एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम कर लो, तो -330 प्लस 27 -194 -105 प्लस 48 -82, ठीक है ना। और सही प्रॉफिट तक पहुंचते। कैसे पहुंचते? ऐसे पहुंचते। ठीक है, गलत प्रॉफिट 4359, इसके अंदर ये सारे इंपैक्ट्स डाले हमने। उधर देखो 330 से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस के कम होने से, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? अब इसको कैलकुलेट करके देखो जरा, काइंडली प्लीज प्लीज जरा कैलकुलेट करके देख लें जरा। ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम है ना, उस्ताद की तरफ से फरमाइश है जी। बोले नहीं नहीं नहीं, करके देखें, करके देखें, ऐसे नहीं वो वाली फिगर उठा लें जी। 3723, तो 3723 यहां पर लिखते आप, और यहां पे फिर क्या आ जाता? रीस्टेटेड। क्या आ जाता जी? रीस्टेटेड। ठीक है, लेकिन ये सारा काम हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ये 3723 वाली फिगर सवाल में ही अवेलेबल कर दी थी उसने। ठीक हो गया, तो वही हमने रीस्टेटेड वाला प्रॉफिट 3723 उठाकर यहां पर लिख लेना था। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ना मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं ना थोड़ा सा आपको पास पेपर 1 के साथ कंपेयर करके देना चाह रहा हूं। पास पेपर 1 याद है आपको? आपको भूल गया होगा, मुझे याद है। पास पेपर 1 में क्या हुआ था? 13 के अंदर एक गलती हुई थी जो 14 में पकड़ी गई। मोहतरम ने क्या किया था? मोहतरम ने 14 के अंदर खड़े होकर 14 के प्रॉफिट्स में उसको सही कर दिया था। हम सर पकड़ के बैठ गए, हमने कहा ओहो। लेकिन उस सर पकड़ने से पहले हमने क्या किया था? हमने पहले वही नॉर्मल वाली काउंटिंग की थी। क्या 13 की गलती है, 13 में सही करो, ऐसे किया था। ये 13 की गलती को हमने 13 में सही किया था। ठीक है, 13 के प्रॉफिट में सही किया था। फिर अगली लाइन जब हमने पढ़ी तो हमारे तो होश ही खता हो गए, औसान खता हो गए। ठीक है, हवास बाख्ता हो गए। क्या कर दिया उसने? द मिस्टेक वॉज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 14। हमने कहा था ये गलती कर दी इसने, 13 की गलती तो 13 में सही होती है, इसने क्या किया? 14 के प्रॉफिट्स में सही कर दिया था। अच्छा एक बात बताऊं, 13 की गलती पकड़ी कब गई है? 14 में, तो सही तो 14 में खड़े होकर ही होती है। हाँ, सही तो 14 में। ये डोरेमोन थोड़ी कि आप 13 में वापस चले जाएंगे, मैंने पहले भी बोला था आपको। ठीक है, 13 की गलती पकड़ी कब गई है? 14 में, तो सही कहां करते हैं? सही कहां खड़े होकर करते हैं? खड़े तो 14 में ही होते हैं, लेकिन 14 के प्रॉफिट्स को सही नहीं करते। सही कहां करते हैं? 13 के प्रॉफिट में जाके। और अगर 13 से पहले गलती हो तो ओपनिंग में जाके सही करते थे। ये चेंज इन इक्विटी सामने रख के मैं बात करता हूं जी। मिसाल के तौर पर यह सवाल है, हमारे पास 15 के साल की गलती है। ठीक है, हमारे पास 15 के साल की गलती है, तो सही कहां करेंगे? 15 के प्रॉफिट्स में। ठीक है, और अगर 14 के साल की गलती होगी तो ओपनिंग में। लेकिन ये गलती 15 या 14 या 13 की पकड़ी कब गई है? 16 में, तो खड़े तो 16 में ही होते हैं हम। तो स्टैंडिंग इन 16 हम करेक्शन करते हैं 15, 14, 13 के एरर की, तभी तो ये प्रायर ईयर एरर करेक्शन है।
ठीक है ना। तो गलती तो 16 में खड़े होकर ही सही करते हैं 15 की, लेकिन 15 की गलती को 15 के प्रॉफिट्स में सही करते हैं, 14 की गलती को 14 के प्रॉफिट्स में यानी ओपनिंग वगैरह में सही कर देते हैं, कभी भी 16 के प्रॉफिट्स में हम सही नहीं करते। पास पेपर 1 में उसने क्या गलती की थी, पास पेपर 1 ने उसने ये चवल मार दी थी कि उसने 16 में खड़े 14 के साल के अंदर खड़ा था ना, 13 की गलती पकड़ी गई तो उसने 13 की गलती को सही कर दिया 14 के प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करके। ये गलती थी, असल में ये गलती थी, ठीक है ना। तो हमने फिर क्या कहा, हमने कहा था जी 13 की गलती को 13 में सही करो और 14 में जो उसने सही कर रखा है इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन करने के बाद जब आप पास पेपर 2 चांद पेंट्स में आए तो आपने कहा सर, ऐसे कहा आपने, सर ये भी तो आप देखें इसने ऐसा ही लिखा हुआ है कि 15 के साल की गलती है और कह रहा है इन अप्रैल 16 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सर्टन एरर्स हैड बीन मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर द ईयर 30 जून 15 एंड द एरर्स वर करेक्टेड इन 16। सर यहां पे भी तो उसने एरर 16 में सही किया है, तो इसका मतलब आप यूं करें, आप हमारी बात माने, जरा इसको मिटाएं, पहले थोड़ा सा ऊपर लेके आए, दोबारा मुझे लिखवाएं क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, पैट ऑफ 2016। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, सर आप हमारी बात अब माने, आप यहां पे ना 16 के प्रॉफिट को पकड़ें। कितना है प्रॉफिट 16 का, 4089, यही है ना। सर ये ना उसने 16 में खड़े होकर 4089 में इस गलती को सही कर दिया है, तो आप जरा ऐसा करें जो जो ऊपर किया उसको इधर रिवर्स भी करें, करें प्लस 330 माइनस 27 प्लस 194 प्लस 105 माइनस, करें ना, करें प्लस, क्या क्या क्यों 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 क्यों, उसने यही काम ही किया है। देखो देखो उसने लिखा हुआ है एरर्स वर करेक्टेड इन 16, यहां भी उसने लिखा था एरर वर करेक्टेड इन 14। जिस साल में खड़े थे यहां भी तो उसी साल में एरर करेक्ट किया था, और यहां भी उसी साल में कितने गया, यहां भी किधर गया, यहां भी इसी साल में करेक्ट किया है, ठीक है। और जिस साल में खड़े हैं पिछले साल का एरर पकड़ा गया तो उसी साल में करेक्ट किया ना। तो सर पास पेपर 1 में भी ऐसे ही किया था, पास पेपर 2 में भी ऐसे ही किया है, फर्क क्या है, फर्क है 15 की गलती को 16 में ही खड़े होकर पकड़ने पर सही करता है, तभी तो प्रायर ईयर एरर है। वहां पिछले सवाल के अंदर 13 की गलती 14 में पकड़ी गई तो 14 में खड़े होकर सही करनी थी, गलती यह है कि 14 के अंदर खड़े होकर 14 के प्रॉफिट्स में सही नहीं करना चाहिए था। तो ये पूरी बात नहीं उसने लिखी हुई ऐसी लाइन, ये लिखा होता ना अगर द एरर्स वर करेक्टेड इन 16 बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट ऑफ 16, तो फिर गलती होती, फिर हम ये काम भी करते जो असल में करना था और यहां पे रिवर्स भी करते, ये काम यहां पे नहीं करना, ये काम यहां पर नहीं, रिवर्सल यहां पर नहीं जरूरत, ठीक है। दोनों सवालों में समझ आई है फर्क, ये असल में मैं इसके लिए आज सिर्फ इतना टाइम लगाया है, ठीक है, कि ये दोनों सवालों के अंदर प्रॉब्लम ना आए। 16 में खड़े हैं तो 15 की गलती पकड़ी 16 में गई है तो सही यही खड़े होकर करते हैं, लेकिन इन प्रॉफिट्स को छेड़ के नहीं। 15 को 14 की गलती है तो ओपनिंग में, 13 की गलती है तो ओपनिंग में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो एरर वॉज करेक्टेड इन 16, ये होना भी ऐसे ही चाहिए था। यहां पे एरर वॉज करेक्टेड इन 14 होना भी यही चाहिए था। मसला किस लाइन में है, मसला इस लाइन में, बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 14, ये गलती है, ठीक है ना। इसलिए पास पेपर 1 में हमने क्या किया था, 13 में गलती को सही किया था और जो 14 में उसने सही कर रखा है 14 के प्रॉफिट्स को हिट करके उसको क्या कर दिया था, रिवर्स, ठीक है। लेकिन चांद पेंट्स के अंदर आपने 15 के अंदर उसने इस गलती को सही किया है, देखो ऑडिटेड वालों को सही करके यहां पे नजर भी आ रहा है कि उसने कौन से प्रॉफिट्स को हिट किया है, 15 वाले प्रॉफिट्स को ही, 15 वाले एक्सपेंस को, 15 वाले एक्सपेंस को, 15 वाले एक्सपेंस को, 15 वाली इनकम को सही किया, 15 वाले प्रॉफिट को, 16 को उसने नहीं छेड़ा हुआ, 16 को उसने नहीं छेड़ा हुआ। तो फिर खुद से पास पेपर 1 और 2 के टांके ना लड़ाते रहना आपस में, ठीक है। वहां पे गड़बड़ और थी, वो 1 ऑफ था, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि 15 की गलती 16 में पकड़ी जाती है तो 16 में खड़े होकर ही सही करते हैं, लेकिन 15 के प्रॉफिट्स को हिट करके सही करते हैं, उससे पहले वाले सालों को ओपनिंग में सही करते हैं, 16 के प्रॉफिट्स को हिट नहीं करते। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे। एरर प्रायर ईयर कहलाता ही तब है कि 16 में खड़े होकर पता लगा 15 का एरर था, तो सही तो 16 में खड़े होकर ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन किन प्रॉफिट्स को हिट करते हैं, 15 वाले प्रॉफिट्स को। दोनों में फर्क समझ आ गया, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी बहस ये कल मैंने कर देनी चाहिए थी, मुझे रनिंग में ही बात चल रही थी, लेकिन बच्चों ने उधर अखीर ही कर दी, फिर नहीं सर बस होगी, मेरी भी बस हुई होती है तकरीबन। अच्छा जी, अब पूरी कर ले चेंज एंड इक्विटी, चलो ये सवाल तो पूरा हो जी। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है जी। ये देखो ये प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इधर देखो मैं यहां से इसको मिटा दूं, बल्कि ये लिखा रहे, ठीक है, एज इट इज ये प्रॉफिट आ गया 4089, ठीक है। और ये रीस्टेटेड भी नहीं है, ये रीस्टेटेड भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये ओपनिंग सवाल के अंदर गिवन थे, ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब रह सिर्फ ये डिविडेंड गए हैं जिनकी नंबरिंग भी मैंने करवा दी थी क्लास के अंदर, ठीक है। ये 5% जो है ये नंबर 2 है, 1 और 2 आते हैं पहले साल में, 3 और 4 आते हैं दूसरे साल में। तो हमारे पहले साल के अंदर सिर्फ एक अदर डिविडेंड होना था और वो डिविडेंड है इंटरिम ऑफ 15, इंटरिम डिविडेंड 15, और डिविडेंड थे सारे कैश खैर से, ठीक है। अब लेटेस्ट बैलेंस शेयर कैपिटल का कितना है,
10,400, तो 10,400 का 5% कितना बनता है? 520 रिटेन्ड अर्निंग्स में से कर दो डेबिट और डिविडेंड पेएबल लायबिलिटीज में क्रेडिट। ठीक है जी, ओके। ले और कुछ होना है सवाल के अंदर? और कुछ है? बोलो। 15 के अंदर और कुछ होना है? 15 के अंदर और कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग बता दो फिर। क्लोजिंग कैपिटल का तो उतना ही आ गया 10,400, रिटेन्ड अर्निंग का क्या बैलेंस आ गया? 22292। ठीक है, टोटल का कॉलम बनाना है आपने क्योंकि उसने मना नहीं किया हुआ, बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब 16 का साल आया तो 16 के साल के अंदर आपको पता है 16 का इंटरिम भी आएगा और 15 का फाइनल भी आएगा। ये नहीं आना, मैंने पहले ही काट दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनल ऑफ 15 पहले लिख लो जी, कोई मसला नहीं है वैसे तो। फाइनल डिविडेंड 15, डिविडेंड सारे कैश थे, कोई बोनस नहीं था। ठीक है, और ये अगेन 10,400 ही बैलेंस पड़ा है, कैपिटल का बैलेंस तो बदला ही नहीं, ना कोई राइट इशू हुआ ना कोई बोनस इशू आया। ठीक है, 10% है। 1040 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल लायबिलिटीज में क्रेडिट। ठीक है जी, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड है 16 का, ये भी 10% है और कैश ही है। ठीक है जी, तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 16 में ही आएगा ना जी, है ये भी कैश। और कैपिटल का बैलेंस अभी भी नहीं बदला। इतना आसान सवाल था, नंबर चेक किए कितने थे इसके? अखीर नहीं हो गई यार, इतना आसान सवाल जी। 1040 पर्चे में ना हुजम देख के आप परेशान, सवाल को देख के ओ यार ये पता नहीं क्या यार, ये क्या हो गया अजीब सा। आगे सेट का सवाल, अब आई सेट आपको कितना अच्छा आता था, लेकिन ये सवाल देख के लगता है यार ये क्या हुआ पड़ा है, ये क्या है? कुछ नहीं, सवाल को 2 दफा पढ़ोगे तीसरी बार खुद समझ आएगी कि क्या करना है इसके अंदर। ठीक है ना जी, सवाल खत्म है जी। कैपिटल 10,400 ही है, 301। ठीक है जी, और टोटल कॉलम आप बना लेंगे। तो ये हमारी होगी रिक्वायरमेंट बी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये हमारा एरर करेक्शन नोट है जिसको मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, थोड़ी सी डंडी मार ली थी। ठीक है जी, और ये हमारी सेट में चेंज इन इक्विटी, टोटल कॉलम बना लेना। ठीक हो गया, चल। मार्वलस ये क्वेश्चन बैंक जो 8 है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वैसे क्लास में जो बैठे हैं? वो हाथ खड़ा कर दें। हो गया था, उसमें मसला होना नहीं चाहिए था कोई बात नहीं, कर लेंगे वो। मैं अब आखिरी क्लास में पूछूंगा बच्चों से, वो क्वेश्चन कहेंगे तो मैं उसको आंसर करूंगा, वो आखिरी 25-30 मिनट में। ठीक है ना? अच्छा सुने जी, एक चीज IS 8 में रहती है और वो है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 केच भी लो तस्वीर पाए ना। पानी पिला दे यार इतनी देर, मैं खुद डालता हूँ। करीब है पकड़े, जज़ाकल्लाह, बस ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस सेट 1 आपको याद होगा जो हमने जिंदगी में पहला सवाल किया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पेज 381, रिक्वायरमेंट थी इसकी प्रिपेयर। पेज 381 क्वेश्चन किया था भाई, देखें दोनों वॉल्यूम्स आखिरी दिन तक आपके पास होने चाहिए अब, क्योंकि मैं साथ साथ अब पुराने टॉपिक्स की भी रिवीजन कर रहा हूं, तो किसी वक्त कोई टॉपिक भी वॉल्यूम 1 में से ओपन हो सकता है।
खास तौर पे आखिरी 25-30 मिनट में। आज वैसे वॉल्यूम 2 ओपन हुआ है, वरना तो नॉर्मल क्लास सुबह में चलनी होती है। फिर भी आप दोनों वॉल्यूम्स अपने पास ही रखा करें आखिरी 20-21 दिन में, ठीक है ना? ओके, दोनों वॉल्यूम्स अपने पास होनी चाहिए। अच्छा जी, पेज 381। स्टैंडर्ड्स असल में ना आईकेएम ने अखीर ही कर दिया, अभी तक बच्चों को मिले ही नहीं है। वैसे मैंने ये एक वीक दिया है बच्चों को, जिनको मिल गए। सुन लें, और जिनको नहीं भी मिलेंगे नेक्स्ट वीक में मैं डिस्कशन कर दूंगा कि उस दत्ते में से कौन कौन से वॉल्यूम, उस कौन कौन से जो है वो स्टैंडर्ड आपने लेके जाने हैं साथ, उनको यूज़ कैसे करना है। और फिर मैं एंड पे अब यही करूंगा कि हर स्टैंडर्ड जो हमारा रेलेवेंट स्टैंडर्ड है उसके रेलेवेंट पैराज लिख के दे दूंगा एक सफ़े पे, जो आपको जब भी स्टैंडर्ड मिले आप उनमें हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टिकी नोट्स लगा लीजिएगा। अब और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, टाइम पे आ जाते तो साथ साथ देखते रहते। अब ये हो सकता है जो आपको मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, जब स्टैंडर्ड आपके पास आ जाएंगे तो आप उन पेज को ओपन करेंगे और उस पर जो रेलेवेंट पैराज हैं वो आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना? वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीक में कर दूंगा शाम वाली क्लास में होपफुली, ठीक है? ओके, अच्छा जी, वापस आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। अभी सिलेबस रहता है, बातें ऐसी कर रहे हो तुम। अभी मैंने ईपीएस कराना है, मैंने एनपीओ कराना है, रेशियोज कराना है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम कल घर जा रहे हो। हद होगी यार। अच्छा जी, सुने। रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बना लिया था हमने। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना लिया था। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना लिया था, और चेंज इन पॉलिसी का नोट भी बना लिया था। आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है? पता नहीं आपस में बातें क्यों कर रहे हैं कुछ बच्चे जी। रिक्वायरमेंट क्या है? पास जर्नल एंट्रीज। अब आपका दिल पता है क्या कर रहा है? आपका दिल ये कर रहा है कि आप ये वर्किंग 1 को यहां से मिटाएं और यहां पे लिख दें रिक्वायरमेंट ई। दिल तो यही कर रहा है ना, ये जनरल एंट्रीज तो वही पड़ी हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक भी नंबर इस रिक्वायरमेंट का नहीं मिलेगा। आज वाले सवाल में 3 नंबर इस रिक्वायरमेंट के भी हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर पर्चे के अंदर आपको वो जनरल एंट्रीज का कह दे तो ये वाली जनरल एंट्रीज वो रिक्वायरमेंट वाली नहीं है, ठीक है? लेकिन इन जनरल एंट्रीज के बगैर सवाल अपने पैरों पे खड़ा ही सकता, इसलिए ये बात याद रखना, ये जनरल एंट्रीज बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। आपने गौर किया, इनकम स्टेटमेंट बनी तो इन्हीं जनरल एंट्रीज को देख के बनी, बैलेंस शीट बनी तो इन्हीं जनरल एंट्रीज को देख के बनी, नोट बना तो इन्हीं जनरल एंट्रीज को देख के बना, चेन इक्विटी बनी इन्हीं जनरल एंट्रीज को देखकर बनी। और आज एक मजे की बात बताऊं, जो जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड वाली हैं सवाल की, वो भी इन्हीं जनरल एंट्रीज को देखकर बननी है। तो ये जनरल एंट्रीज तो पांव हैं, टांगे हैं, बुनियाद हैं, पिलर हैं हमारे आईएएस हेड के सवाल को खड़ा करने के लिए। इसके बगैर आईएएस हेड का सवाल नहीं हो सकता। लेकिन ये जनरल एंट्रीज नहीं है जो सवाल ने रिक्वायर की हैं, ये तो वर्किंग 1 है। तो अगर जनरल एंट्रीज मांग ले तो क्या करेंगे? अब उसको जरा ध्यान से देखने के लिए ये मैंने जनरल एंट्रीज को दोबारा यहां पे उतार लिया। असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि नीचे वाली चीज़ मैंने आपके लिए लिखी है, पढ़ाता हूं, इसलिए नीचे वाली को गौर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वक्त आने पे इनको देखिएगा जी। मसला ये है कि आप खड़े कहां पे हैं? 2003 में। अब कई बार आपको कह चुका हूं, आप डोरेमोन नहीं है कि आप 2003 में खड़े हैं और 2002 में भी चले जाएं और वहां की किताबें ओपन कर लें, फिर 2001 में भी चले जाएं आप टाइम मशीन में बैठ के और वहां की किताबें वहां पे जाके ओपन करके सही कर लें। ये दरअसल ऐसा ही हुआ है। आप अगर गौर करें तो ये एंट्रीज हमने कैसे की हुई हैं? हमने हर साल में जाके उन रिस्पेक्टिव बुक्स को ओपन किया और वहां पे जाके एंट्रीज की हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हम 3 में खड़े हैं तो हमारे पास इनकम्स एक्सपेंसेस 3 वाले को, ये 2 वाले और 1 वाले कोई नहीं पड़े होते। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट माना एज ऑन होती है, बैलेंस शीट आइटम्स एज ऑन होते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट तो फॉर द ईयर होती है। तो 2003 में खड़े होके 2001 के इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे आप क्रेडिट कर सकते हो? 2002 के आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे क्रेडिट कर सकते हो? चलो माना आप 2003 में खड़े होके प्लांट को तो हिट कर लोगे। ये बात समझ आई है? और बात समझ आई है थोड़ी बहुत? और समझ आ रही है? जाग रहे हो? और बेहोश लोगो जाग रहे हो? मसला क्या है कि हम खड़े हैं 2003 में। तो 2003 में खड़े होकर 2001 और 2002 की किताबें ओपन करके उसमें एंट्रीज नहीं की जा सकती। ये एंट्रीज तो हमने ऐसे ही की हुई हैं। अब ये ना कहना कि एंट्रीज करेंगे ही नहीं, नहीं, सवाल इनके बगैर हो ही नहीं सकता। तो सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए हर साल की किताबें ओपन करके ये एंट्रीज तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल ने खुदा ना खास्ता मांग ली रिक्वायरमेंट में पास जर्नल एंट्रीज, तो ये वर्किंग 1 नहीं है, ये वर्किंग 1 है, ये जर्नल एंट्रीज नहीं है। अब जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? हम 2003 में खड़े होकर 2001 और 2 की जर्नल एंट्री पास करेंगे। जैसे भी बोलकर आया हूं आपको कि 16 में खड़े हैं तो 16 में खड़े होकर ही 15 का एरर सही कर रहे हैं ना आप। ऐसे ही हम 3 में खड़े हैं, 2 और 1 की जो चेंज इन पॉलिसी का इंपैक्ट है वो हम 3 में खड़े होकर ही सही कर रहे हैं ना। तो जनरल एंट्री पास करनी है सबसे पहली क्या? 2001 और 2 की जनरल एंट्री पास करनी है स्टैंडिंग इन 2003, स्टैंडिंग इन 2003। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आपने बैलेंस शीट के आइटम्स को पकड़ लेना है
उनकी एंट्री पास कर लेनी है और इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स को इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है जी? इग्नोर कर देना है, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक देनी है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। इससे ना समझ नहीं आना, ये बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल एक बनाई थी, मुश्किल किया मैंने सवाल को, ठीक है। ये मैं एग्जांपल को जरा दोबारा आपके लिए यहां से मिटाकर जी 2 साल की एंट्री है मिसाल के तौर पे, ये मैंने मिसाल ली है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 2001 में हमने एक रेक्टिफाइंग एंट्री की, प्लांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 10 रुपए से, और एक और एंट्री की हमने एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 3 रुपए से। ऐसे ही 2002 के अंदर हमने एक एंट्री की, प्लांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 12 रुपए से, और एक और एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पेबल। ये जरा थोड़ा मुश्किल किया मैंने, क्योंकि सवाल इतना आसान था कि फिर वो समझ आने मजा नहीं आता उसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल किया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं 2003 में खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं जी? 2003 में खड़े होकर मैं 2001 और 2 की गलतियां सही करने लगा हूं, ठीक है। तो क्या करने लगा हूं मैंने जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री ऑफ 2001 एंड 2002, स्टैंडिंग इन 2003, स्टैंडिंग इन 2003। ये अभी आपने नोट नहीं करना, ये सवाल की रिक्वायरमेंट तो वैसे नहीं है, ये मैंने वैसे एग्जांपल बनाई ताकि थोड़ा लाइबिलिटी भी आए ना। उस सवाल में तो लाइबिलिटी आने से वैसे डाला था तो मजा ही नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा आपको कि हमने बैलेंस शीट आइटम्स को क्या कर देना है? पकड़ लेना है, और इनकम स्टेटमेंट आइटम को क्या कर देना है? इग्नोर। अब बैलेंस शीट आइटम कौन कौन से हैं? ये प्लांट है, ये पेएबल, कोई लाइबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल लेट्स से, फिर ये प्लांट है और ये पेएबल है, ठीक है। इनको पकड़ लो। अब प्लांट 2001 में 10 से बढ़ा और 2002 में 12 से बढ़ा, तो फिर टोटल 22 से बढ़ गया, डेबिट हो गया ना। बोलो, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था कि प्लांट यहां पर 10 से बढ़ रहा है, यहां पे 5 से कम हो जाता, तो फिर नेट करके जिस तरफ आता वो लिख लेते, लेकिन ये इत्तफाकन सेम है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल थी ना, ऐसी बन गई पिछली क्लास में, ओके। तो प्लांट 10 से बढ़ा और प्लांट 12 से बढ़ा, तो प्लांट डेबिट 10 जमा 12 22। और इसी तरह से अगर ये कम हो रहा होता तो हम यूं लिखते 10 माइनस 5 और डेबिट साइड पे 10 आ जाता। अच्छा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो फिर बैलेंस क्रेडिट साइड पे बच जाता। वो तो कर लोगे ना, कॉमन सेंस की बात है, ये तो कर लोगे ना भाई, पिलर के पीछे वाले भाई कर लोगे ना, ये बात तो सामने होकर बैठो ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने एसेट और लाइबिलिटीज को पकड़ लेना, बैलेंस शीट आइटम को पकड़ लेना, ठीक है। तो दोनों साल के अंदर देखा आपने प्लांट का क्या इंपैक्ट आ रहा है, प्लांट 22 से बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, पेएबल 3 से क्रेडिट हुआ यानी बढ़ा, और पेएबल 4 से क्रेडिट हुआ, तो 7 से टोटल क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये डिफरेंट भी हो सकता था, यहां पे 3 से क्रेडिट हो रहा है, यहां पे 5 से डेबिट हो जाता, तो नेट में फिर 2 से डेबिट लिख देते। लेकिन फिलहाल मेरी एग्जांपल में क्या हुआ है, पेएबल 3 से क्रेडिट हुआ, पेएबल 4 से क्रेडिट हुआ, तो टोटल में पेएबल क्रेडिट हुआ 3 से और फिर क्रेडिट हुआ 4 से, तो टोटल क्रेडिट कितने से हो गया? 7 से, ठीक है। ये आपने क्या किया, बैलेंस शीट के आइटम्स को पकड़ लिया, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को क्या कर दिया? इग्नोर। अब आपकी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पे। कितनी आ रही है? 15। ये 15 को आप फेंक दोगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये 15 को कहां फेंक दोगे? तो जो बैलेंसिंग फिगर आए, ये क्रेडिट साइड पे भी आ सकती थी, डेबिट साइड पे भी आ सकती थी। करना क्या है, बैलेंस शीट आइटम्स को उठाना है, डेबिट क्रेडिट कर देना है, और बैलेंसिंग एंट्री जिस तरफ बैलेंस हो रही हो उस तरफ आपने फिगर लिख के उसको कहां फेंक देना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। क्यों? क्योंकि इनकम्स एक्सपेंसेस 2003 में खड़े होकर 2001 और 2 के हमारे पास नहीं है। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स तो है, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करने का तरीका फिर क्या हुआ? ये जरा मुश्किल वाली एक एग्जांपल मैंने बनाई है, क्योंकि सवाल में तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इसलिए फिलहाल इसको आप जरा क्लिक कर लो इसको, ठीक है ना। तो क्योंकि बेटा इनकम्स एक्सपेंसेस 2003 में खड़े होकर हमारे पास है नहीं 1 और 2 के, पर रिटेन्ड अर्निंग्स में उनका इंपैक्ट तो आया पड़ा है ना, प्रॉफिट्स रिटेन्ड अर्निंग्स पड़े हैं ना। तो इनकम एक्सपेंसेस ने किसको हिट करना होता है? प्रॉफिट्स को, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हैं, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर दिया। अगर आप डीप डाउन जाकर सोचो ना, अगर सोचने का दिल कर ही रहा है, तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि आप सोचें, बहरहाल अगर आप सोचें ना, तो सोचने से आपको नजर क्या आ रहा है? एक्सपेंस 2001 में 10 से बढ़ा, फिर एक्सपेंस 2001 में 3 से बढ़ा, तो एक्सपेंस 2001 में कितने से बढ़ा? 13 से, और एक्सपेंस 2000 अच्छा सॉरी एक्सपेंस 2001 में 10 से कम हुआ और 3 से बढ़ा, तो नेट में 7 से कम हुआ। अच्छा, 2002 में एक्सपेंस 12 से कम हुआ और 4 से बढ़ा, तो 8 से नेट में कम हुआ, तो 8 और 7 15 से एक्सपेंस क्या हुआ? कम। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को देता है बढ़ा, और प्रॉफिट कहां पड़े हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। प्रॉफिट का बढ़ना क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बढ़ना भी फिर क्या होगा? क्रेडिट, तो इसीलिए 15 आ रहा है। लेकिन खुदारा ऐसे नहीं सोचना, इतना कौन सोचे। सादा सी बात कही आपको, उसूल लिखवा रहा हूं ना, अभी उसूल नोट कर लेना। उसूल क्या है समझ आइए बात की, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन पर्चे में सारे कॉन्सेप्ट नहीं चलते हैं। कॉन्सेप्ट ठीक है आ गया हमारे पास, पर्चे में क्या करना है? जनरल एंट्रीज मांग ले, 3 में खड़े होकर 2 और 1 की किताबें हम नहीं ओपन कर सकते, इनकम एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं पड़े हुए, तो 3 में खड़े होकर क्या करेंगे हम? एसेट्स और लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ लेंगे, और इनकम एक्सपेंसेस को, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को इग्नोर कर देंगे। बैलेंस शीट आइटम लिखने के बाद जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर पड़े एंट्री में, वो उस तरफ लिखकर कहां फेंक दोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में उसको, ठीक है। यहां तक को मसला। तो ये एंट्री, ये पिक्चर ले ली आप लोगों ने इसकी? अच्छा ले लें।
अभी रख लो, अभी क्लास के बाद लेता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो थी एग्जाम्पल, हमारा सवाल इससे भी ज्यादा आसान है। सवाल क्या कहता है, ये देखो मैंने अब ये लिखा हुआ है, ये देखो ये एंट्रीज नहीं है, वर्किंग वन है, वर्किंग वन है, जनरल एंट्रीज नहीं है, जनरल एंट्रीज अब ये करने लगा हूं मैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करनी है हमने 2001 और 2002 की स्टैंडिंग इन 2002। तो क्या करेंगे, मैंने आपको कहा 2003 में, सॉरी, क्या करेंगे, बैलेंस शीट आइटम्स को लेंगे और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर करेंगे और बैलेंसिंग फिगर को हम रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे। ये किसकी एंट्रीज की हैं, 1 और 2 की स्टैंडिंग इन 3। देख लो भाई, अब प्लांट 15 से बढ़ रहा है और प्लांट 17 से बढ़ रहा है, तो प्लांट 15 जमा 17 कितना, 32 से बढ़ गया। अब और कुछ था ही नहीं इसमें, इसीलिए मैंने एग्जांपल में लायबिलिटी वाला भी किया ताकि थोड़ा मुश्किल हो जाए, ये तो इतना आसान था, ठीक है। अब एसेट बैलेंस शीट आइटम को ले लिया, इनकम स्टेटमेंट को क्या कर दिया, इग्नोर। अब एंट्री बैलेंस हो रही है, एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है 32, उसको कहां फेंक दो, रिटेन्ड अर्निंग्स में। बेटा अभी मैं 3 में गया नहीं ना, अभी मैं 2 की गलतियों सही कर लूं जी। ये क्या है, बैलेंसिंग। खेती ना करया करो। किसने पूछा सवाल, अच्छा जी, हर कोई कहता है पीछे से बात आ रही, अगली वाले का पीछे दीवार है, पीछे दीवार है। अच्छा जी, सुने 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 सुने, ये वैसे 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 ये बात लॉजिकली समझ भी आती है कि दोनों साल में एक एक्सपेंस 32 से कम हुआ है, एक्सपेंस क्रेडिट कम हुआ, तो एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है, यानी रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाता है, तो इसलिए रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रही है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना, बस जो सोचना था वो सोच लिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, 2003 में खड़े हैं और उससे पिछले जितने भी साल हैं उनकी एंट्री 2003 में खड़े होकर की हमने, ठीक है। ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने मर्जी हो, ठीक है। अब 2003 की बारी आती है, तो जनरल एंट्री ऑफ 2003 हमने करनी है स्टैंडिंग इन 2003। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी करेंगे यहां से एंट्री को और कंट्रोल वी कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट में जाके। क्यों, 2003 तो हमारे पास ही है, 2003 का प्रॉफिट लॉस ही हमारे पास ही है, इसीलिए तो 2003 के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखते थे, तो ये तो हमारे पास ही है साल मौजूद। तो जो एंट्री 2003 में नजर आ रही है एज इट इज, 1 है 2 है 3 है 10 है, जितनी एंट्रीज हैं एज इट इज, वहां कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना। यहां हमने कंबाइन कर दिया सारी एंट्रीज को, कंसोलिडेटेड एंट्री की एक पास। क्या किया हमने, एक कंसोलिडेटेड एंट्री पास की जिसमें सारे बैलेंस शीट आइटम्स को उठाकर ले आए और इनकम स्टेटमेंट को इग्नोर किया और बैलेंसिंग को कहां फेंक दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन ये 2003 में खड़े होकर 2003 वाली एंट्रीज एज इट इज लिखनी है, 1 है 2 है 3 है 10 है, जितनी एंट्रीज हैं वो उठाकर एज इट इज लिखनी है, उनको कंसोलिडेट कंबाइन नहीं करना, ठीक है। तो हमारे सवाल में इसमें है ही एक प्लांट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस, कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं भाई, प्रॉफिट लॉस मौजूद है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। तो 9 वाले भाई और 9 वाले भाई, 9 वाले भाई नहीं 9 वाले भाई, समझ आएगी 9 का क्या करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, ये रिकॉर्ड। अब ऐसे नहीं अंग्रेजियां लिखनी है आपने ऊपर, जनरल एंट्री ऑफ 2003 स्टैंडिंग इन 2003 और फिर किधर गया ये जनरल एंट्रीज ऑफ 2001 और 2 स्टैंडिंग इन 2003, ऐसे नहीं लिखना आपने, जस्ट नंबर 1 नंबर 2 ये 2 एंट्रीज करके आ जानी है पर्चे के अंदर, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ई है। ओह आसान था, लेकिन बस उस दिन दिल नहीं किया कि ये बात करूं, इसलिए नहीं की। तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो आपके सारे ही काम इस वर्किंग वन से हो रहे हैं, इन्हीं एंट्री से इनकम स्टेटमेंट बनी, बैलेंस शीट बनी, चेंज इक्विटी बनी, नोट बना, और आज जनरल एंट्रीज भी इन्हीं एंट्रीज की मदद से हुई हैं, ठीक है। सीख लिया आपने, सीख लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं 2-3 जगहों पे, जल्दी करें। नजर नहीं आ रहा जी स्टूडेंट, अच्छा ये शाम वाली क्लास जो है ना, जो 30-35 मिनट की होती है, कितने बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वैसे यहां पर ही काफी बच्चे हैं। अगर को आना चाहे तो रूम 8 ऊपर वाला जो है, सेकंड फ्लोर वाला, उसमें मैं उसकी हाइब्रिड चलवा दूंगा। तो ये तकरीबन ना 3:15 बजे आपको आ जाना पड़ेगा, 3:15 से 3:30 तक शुरू हो जाएगी, वहीं बैठ के पढ़ते रहना, ठीक है। जैसे ही वो मैं कहूंगा चलो आप वाला काम जैसे ही खत्म होगा, यहाँ ये इतना काम तो वहां पे भी होता है ना, उसके बाद मैं कहूंगा चलो जी अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर आप, तो अगर कोई लेना चाहे वो क्लास, तो हाइब्रिड रूम 8 फ्लोर 2 पे जो है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के लिए, सुबह वाली क्लास और आपके लिए। अगर कोई आना चाहे तो वहाँ बैठकर वो हाइब्रिड क्लास में ले सकता है इसको, ठीक है, ऑप्शन है। बाकी जो ना लेना चाहें वो फिर यूट्यूब पे ले लें, जो घर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर ये अभी आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब आप इसको इंश्योर करें कि आप ना इस क्लास को उसी दिन ले लिया करें, ठीक है ना।
ये सारी काविशें कोशिशें इसीलिए हैं। तुम आओगे हाइब्रिड में? तुम हाँ आओगे? पता नहीं। जी जी रोज ही होगी। हाँ आप जो यहाँ पे मौजूद होते हैं वो आके चेक कर लिया करें। 3:15 बजे रूम 8 में आ जाइएगा। 3:15 से 3:30 तक वो शुरू हो जाएगी किसी वक्त, तो 3:15 ही आ जाया कीजिएगा। जी बेटा जी मंडे से 2 ही क्लासेस अभी तक अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हो गई हैं। अच्छा जी अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। अगला सवाल हमने किया था जिंदगी में IS 8 का वंडर लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक 1 वंडर लिमिटेड। जी आज से होगी इंशाल्लाह, मैंने कह दिया था टीए को भी। आमिर भाई आप भी याद करवा दीजिएगा, 3 बजे वहां पे हाइब्रिड का सेटअप आपने लगा देना है। वैसे तो शुरू से ही लगा दें बेशक, हाँ शुरू से ही लगा दें, जिसने दोबारा पढ़ना हो दोबारा पढ़ ले आगे। वैसे क्या दोबारा पढ़ना है भैया, मक्खन तो निकला ही होता है, बहुत टाइम लाया होता है। वहां बैठ के अपना लाइब्रेरी में पढ़ना, 3:15 बजे आना, ठीक है? उससे पहले नहीं आना। और अगर उससे पहले मैं शुरू करूंगा तो मैं लाइब्रेरी में बच्चा भिजवा के अनाउंस करा दूंगा, आ जाओ ही आ जाओ। ओए ये क्या हुआ? लें भाई, ये वर्किंग नंबर 1 है आपके वंडर लिमिटेड वाले सवाल की। 15 में खड़े हैं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है पाकिस्तान ब्रिंग द टारगेट बिलो 100। वाओ अच्छा जी सुने, हाँ अच्छा सुने मेरी बात भी सुन लें। वंडर लिमिटेड वाला सवाल, ये एंट्रीज हमने की थी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जरा देखें। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, देखो पढ़ लो। नहीं है? अच्छा मैं ही पढ़ा देता हूँ जी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी, करेक्शन ऑफ एरर नोट, आगे ई ऐड करें। ई पास जर्नल एंट्रीज ऐड होगी रिक्वायरमेंट तो फिर करें। मैं एंट्री सामने ओपन कर देता हूं, ये लें। ये एंट्रीज आपने कर रखी हैं, ये वर्किंग है। ये वो जर्नल एंट्रीज नहीं है जो सवाल ने रिक्वायर की हैं। ओके तो जल्दी से करें, दस्ती प्रैक्टिस करें ना। आज का टेस्ट के अंदर भी मौजूद है ये रिक्वायरमेंट। जी अब 14 एक ही साल है खैर से। 15 में खड़े होकर पहले 14 की एंट्रीज करोगे, फिर 15 में खड़े होकर 15 की एंट्री करोगे। 14 की एंट्रीज कंबाइन कर देनी है। 14, 13, 12 जितने साल की एंट्रीज हों, एक साल में जितनी मर्जी एंट्रीज हों, यानी 15 से पीछे जितनी एंट्रीज हैं, चाहे वो एक साल की मल्टीपल एंट्रीज हैं, चाहे मल्टीपल साल की मल्टीपल एंट्रीज हैं, वो आपने कंबाइन कर दिया करनी है। कंसोलिडेटेड एंट्री पास करनी है। और जो करंट ईयर होगा जिसमें आप खड़े होंगे उसमें कॉपी पेस्ट, जितनी एंट्रीज हैं अलग अलग लिखनी है, उनको कंबाइन नहीं करना। शाबाश शाबाश, बाकी भी कर लें हिम्मत। हाँ जी बाकियों को भी कर, जी ठीक है बाकियों को भी कर लें। जी 15 में खड़े हैं, 14 की एंट्री पास करनी है, स्टैंडिंग इन 15। तो उसूल क्या लिखवाया था? बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ लेना है। तो बैलेंस शीट आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 20 क्रेडिट हो रहा है, 1.5 से डेबिट हो रहा है। तो नेट में 18.5 से क्रेडिट हो गया। बस यही एक बैलेंस शीट आइटम था। तो डेबिट साइड पे रिटेन्ड अर्निंग्स 18.5 बैलेंसिंग फिगर फेंक दोगे। तो पहली एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, पीपीई क्रेडिट 18.5 से। उसके बाद 15 के साल की एंट्रीज, 15 ही है ना, 15 के साल की एंट्रीज के बारे में क्या करना है कि इनको कॉपी पेस्ट करना है। ये 2 अलग अलग एंट्रीज हैं तो अलग अलग ही पोस्ट करनी है आपने। पीपीई डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट 2 रुपए, पीपीई डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट 6 रुपए। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज हैं जो रिक्वायर्ड थे। इकट्ठा नहीं करना, नहीं कॉपी पेस्ट अलग अलग, ठीक है। एक और सवाल मार्वलस वाला, कितने बच्चों ने किया घर पे? मार्वलस वाला बाकी सब बच्चे भी करेंगे, ठीक है। अब वो मार्वलस वाले सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाएं सब। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते,
कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेटा, हाँ नंबर कट जाने हैं, कंबाइन क्यों करें। जर्नल एंट्रीज मांग ली ना, जर्नल एंट्रीज जब आप वैसे किया करते हैं बेटा तो कोई दो एंट्रीज आप एक करते होते हैं नहीं ना, तो वो अलग अलग करनी, कंबाइन सिर्फ पिछले साल की एंट्रीज। और देखो मैंने हेडिंग्स नहीं बनाई, हेडिंग्स नहीं बनानी पर्चे में, वो बस आपको समझाने के लिए एक बार लिख लिया आपने उसूल अपने पास। कंबाइन नहीं करनी, करंट ईयर की कंबाइन नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, और प्रीवियस ईयर्स की कंबाइन करनी है, करनी है, करनी है, कसम से करनी है। अच्छा जी, मार्वलस मार्वलस वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड करेक्शन ऑफ एरर नोट, ये लिखा, आगे ऐड करो ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। अब ये सवाल आप लोग करेंगे इंशाल्लाह घर पे, तो वहां पे आपकी फिर जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ये जनरल एंट्रीज तक आप पहुंच जाओगे। अब आप खड़े होकर 17 में, फिर देखो भाई सारे 17 में खड़े होकर 15 और 16 की एंट्री पास करनी है, तो क्या कहोगे, कंबाइन, क्या कहते हैं हम कि पास जनरल एंट्री पास करेंगे ऑफ 15 एंड 16 स्टैंडिंग इन 17, तो उनको कंबाइन कर देना है। बैलेंस शीट आइटम्स को पकड़ लेना है, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को इग्नोर करना है। ठीक है। अब गौर फरमाएं तो 15 में पीपीई 36 से बढ़ गया और 9 से कम हुआ, 16 में 9 से कम हुआ। अब नेट इंपैक्ट निकालो तो 36 डेबिट, 9.19 क्रेडिट, 9.19 क्रेडिट, तो नेट में डेबिट हो गया 27.5 से पीपीई। ठीक है। उसके अलावा कोई चीज है बैलेंस शीट आइटम, ओके वट एवर जो आपने बोला 18 पॉइंट समथिंग जो भी है, डेबिट जो हो रहा है पीपीई 18.37 से हो रहा है। उसके अलावा कोई और बैलेंस शीट आइटम है नहीं है, तो फिर बैलेंस शीट आइटम कोई नहीं है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर इस एंट्री की फेंक दो, रिटेन्ड अर्निंग्स, डन। उसके बाद ये क्या करोगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, पीपीई डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, ये क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट, तो ये एंट्रीज बन जाएंगी आपकी रिक्वायर। मत तस्वीर खींचो ना, खुद करना। अच्छा चलो खींच लो तस्वीर, लेकिन करना खुद फिर इस रिक्वायरमेंट को। ठीक है। सोल्यूशन में नहीं है ना, इसलिए। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल जिंदगी का हमने किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, जिसमें हमने चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाया था। थ्योरी शुरू हो गई जी, थ्योरी आपने घर से पढ़ के आनी है ना, वो थ्योरी मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाऊंगा। एक सफा आज पढ़ाया है, इस तरह से एक एक सफा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने करके आना है। एमसीक्यू तो सारे होमवर्क में चले ही गए हैं। अच्छा सुने, चेंज इन पॉलिसी का नोट हमने बनाया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में, बोलो 3 के साल में खड़े थे। अच्छा मैंने आपको एक उसूल लिखवाया है आईएस 8 का, आईएस 8 के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनती है 2 साल की, बैलेंस शीट चेंज इन इक्विटी बनती है 2 साल की, और बैलेंस करती है 3 साल की। फिर नोट भी इसी तरह, स्टेटमेंट 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। ये उसूल हमने पहले दिन सीखा था और चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाया था। यानी अगर 2003 में खड़े हैं तो इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और नोट का तो रूल, बैलेंस शीट का रूल तो लिखवा दिया कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की। ये तो रूल चाहे पॉलिसी हो चेंज, चाहे प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो, ये तो सेम ही रहेगा। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। लेकिन जब बारी आती है नोट की, जब बारी आती है नोट की, तो चेंज इन पॉलिसी हो, चेंज इन पॉलिसी का नोट हो, तो जिस साल में खड़े हैं उसको भी प्रेजेंट करना है। चेंज इन पॉलिसी में 2003 का नोट बना रहे हैं तो 3 भी आपको नजर आ रहा है। डन। मेरी बात समझी है आप लोगों ने? मैं फिर लिख देता हूं ये बात ना, मुझे लगता है आपने समझी नहीं सही तरह से कि आईएस 8 के अंदर इनकम स्टेटमेंट, मैं मिसाल लेता हूं कि मैं 2015 में खड़ा हूं, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2015 है, तो फिर इनकम स्टेटमेंट 15 की और 14 की बनेगी। चेंजेस इन इक्विटी, इसको भी आप यूं ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखें सर, अच्छा नहीं लगता जी। चेंज इन इक्विटी 15 की और
14 की, वो अलग बात है कि वो कॉलमनर फॉर्म में इस तरह से बन रही होती है, ठीक है ना, 14 और 15, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल 2 साल की बनेगी। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये 3 साल की, 15, 14 और 13। हाँ, वो अलग बात है कि अगर डाटा ही नहीं दिया हुआ 13 का या 15 का तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन उसूल समझा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड का उसूल है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और बैलेंस शीट, ठीक है। अब बारी आती है जी नोट की, ठीक है। तो नोट के केस में बच्चों, अगर चेंज इन पॉलिसी का नोट है, अगर चेंज इन पॉलिसी का नोट है, तो आप चेंज इन पॉलिसी का नोट है तो इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 2 साल की बनाएंगे, 15, 14, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले वो जो आइटम्स अफेक्टिंग वाला लिखते हैं वो 15, 14 और 13, ठीक है। और अगर नोट बना रहे हैं आप प्रायर ईयर एरर करेक्शन, अगर आप प्रायर ईयर एरर करेक्शन का नोट बना रहे हैं तो फिर इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट 14 और बैलेंस शीट 14 और 13 की बनाएंगे। करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करेंगे, करंट ईयर को प्रेजेंट लिख के नहीं काटना, बस लिखना ही नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये है पूरे स्टैंडर्ड की समरी, ठीक है जी। चेंज इन एस्टीमेट में आप जिस साल में खड़े होते हैं सिर्फ उस साल के अंदर, वो नोट दिखा देता हूं, सिर्फ उसी साल के अंदर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हम कर रहे होते हैं उस साल को और फ्यूचर ईयर्स को सही कर रहे होते हैं, और उसका नोट इतना तफसीली बनता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 2 लाइनों का नोट होता है, ठीक है। तो ये तो होगी जरा समरी। ऊपर वाला जनरल रूल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इक्विटी वो दोनों के केस में सेम ही रहेगा, चाहे प्रायर ईयर एरर करेक्शन हो चाहे चेंज इन पॉलिसी हो, बस नोट के अंदर थोड़ा सा फर्क है। ये 1-2 सफों के अंदर आपको नजर आएगी थेरी ये वाली भी, ये जो नोट जिसके अंदर नहीं लिखना है एक के अंदर दूसरे के अंदर लिखना है, जाहिर है कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज यहां पर हमने मुख्तलिफ टाइमों के अंदर की थी, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करवाया था, 2003 के अंदर खड़े थे तो 3 का भी नोट बना था। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इन इक्विटी का रूल सेम है, वो इसलिए मैंने अलग कर दिया, यहां पे सिर्फ नोट मैंने सामने रखे हैं। अब 3 में खड़े हैं तो चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाते हुए 3 को भी प्रेजेंट किया, ठीक है। प्रायर ईयर एरर करेक्शन था, 15 में खड़े थे तो 15 के साथ हमने नहीं बनाया था, वंडर लिमिटेड याद करो, ठीक है। और चेंज इन एस्टीमेट का नोट तो वैसे ही बस इतना सा है कि ड्यूरिंग द ईयर ये कुछ चेंजेस आई हैं, इफेक्ट ऑफ दिस चेंज करंट ईयर प्रॉफिट और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट वर्किंग से हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वैसे ही हम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करते। तो आइए सेट सिर्फ इतना सा ही है, चेंज इन पॉलिसी, प्रायर ईयर करेक्शन और चेंज इन एस्टीमेट का नोट, ठीक है जी, सही है। तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन में जिस साल में खड़े हो उसको प्रेजेंट नोट के अंदर प्रेजेंट नहीं करना। चेंज इन पॉलिसी का नोट बना रहे हो तो जिस साल में खड़े हो उस साल को भी नोट के अंदर प्रेजेंट करना है। बाकी चेंज इन एस्टीमेट तो वैसे ही बड़ा आसान है, वो तो इन दोनों से डिफरेंट है, आसान सा है जी। बोलो, तो दोनों के नोट मांगे तो बनाओगे ना, तो जब दोनों के नोट मांगेगा तो नोट अलग अलग बनाओगे, नोट अलग अलग बनेंगे, प्रायर ईयर एरर करेक्शन अलग बनेगा, पॉलिसी चेंज अलग बनेगा, चेंज इन एस्टीमेट अलग बनेगा, बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी बेटा, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एक ही बनेगी, ऊपर रीस्टेटेड लिखा होगा, फिगर रीस्टेट हो गई होगी, ठीक है। भाई का सवाल यह था कि अगर चेंज इन पॉलिसी और प्रायर ईयर करेक्शन दोनों एक ही सवाल में आ जाएं तो क्या करें, नोट भी दोनों के मांग ले। भाई बातें मत करो, तो अगर नोट दोनों के मांग लेगा तो दोनों का नोट अलग अलग बनाओगे, पर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सेम ही बननी है भाई, वो अलग अलग नहीं बनती, ठीक है। लेकिन इतना लेंथी सवाल नहीं दे सकता वो, कोई एक चीज देगा, ठीक हो गया। बस नहीं, अभी ट्रक पहला होमवर्क तो हो गया ना आपका एमसीक्यूज आईएस 8 के, दूसरा होमवर्क हो गया आपका जो पिछले सवालों में से कोई पेंडिंग है तो वो कर लें, तीसरा होमवर्क है आपका पेज 376 से 380 तक सारी थ्योरी को रीड करना, जिसमें से 37 पहले सफे से लेकर 380 तक जितनी थ्योरी है 5 ही सफे, ये सारी लफ्ज ब लफ्ज रीड करनी है। पहला सफा मैं पढ़ा के छुट्टी देने लगा हूं, मैं पढ़ा के छुट्टी, आप भी पढ़ लेना। अच्छा सुने,
380 तक, 376 से 380 तक जी। 376 में दो चार बातें हैं, वो क्या हैं जरा सुन लो। पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? स्टैंडर्ड ने लिखा है, ये डेफिनेशन याद करने की इसलिए जरूरत नहीं कि स्टैंडर्ड आपने साथ लेके जाना है, वो डेफिनेशन बोलेगा तो खोल के लिख लो ना। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है जी? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं बेसिस कन्वेंशंस रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिस, बातें मत करें, बेसिस कन्वेंशंस रूल्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब? मतलब जी इन्वेंट्री के लिए फाइफो लगा लो या एफको लगा लो, ये बेसिस कन्वेंशंस रूल। हाँ, अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया, यार चुप कर जाओ भाई, कुछ शर्म कर लो, शर्म तुमको मगर बेसिस कन्वेंशन रूल्स यूज इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या मतलब? IS2 के लिए फाइफो लगा लो या एफको लगा लो। IS40 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पे कर लो, फेयर वैल्यू मॉडल पे कर लो। IS23 कहता है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लो। अब ये क्या है? इन्वेंट्री के लिए फाइफो सिलेक्ट कर लिया, फेयर वैल्यू मॉडल आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट IS40 के लिए सिलेक्ट कर लिया, बोरिंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज किया। तो ये जो काम आपने किए हैं इन्हें कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या कहते हैं जी? अकाउंटिंग पॉलिसी। लिखा हुआ है पहले डिब्बे के अंदर, पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करनी है, इसको सुन लो जरा। स्टैंडर्ड कहता है जब भी आपके सामने कोई आइटम आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखने के लिए, तो सबसे पहले देखो कि इसका रेलेवेंट IFRS मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई आइटम आया, तो आप देखो कि कोई रेलेवेंट IFRS है, आपको पता लगा हाँ जी IS16 मौजूद है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लो, उसको यूज करके उसकी अकाउंटिंग सीख लो, देख लो, कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो देखो कोई रेलेवेंट IFRS है, नजर आ रहा है जी IS40 मौजूद है, उसको यूज कर लो। तो सेलेक्ट करना है अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो सबसे पहले क्या करो, रेलेवेंट IFRS को देखो। रेलेवेंट कहां चला गया? फिर रेलेवेंट IFRS को ढूंढो। अगर कोई रेलेवेंट IFRS नहीं मिल रहा, तो फिर आप जजमेंट अप्लाई करो। किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में। सबसे पहले देखो रेलेवेंट IFRS तो नहीं है, तो कोई सिमिलर IFRS है। क्या मतलब? मतलब जब IS38 नहीं आया था ना इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड, तो इंटेंजिबल्स को काउंट फॉर करने के लिए अकाउंटेंट्स IS16 की मदद ले लिया करते थे कि यार मिलता जुलता ही है, वो टेंजिबल एसेट्स का है, ये इंटेंजिबल हो गए। या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी IS16 की मदद से कर लेते थे, मिलती जुलती चीजें हैं ना। तो सबसे पहले तो रेलेवेंट IFRS ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो फबिहा, नहीं मिले तो फिर कोई सिमिलर IFRS ढूंढो। अगर वो भी ना मिले तो फिर सब्र करो और फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ। फ्रेमवर्क क्या है? सर आपने पढ़ाया ही नहीं है अभी, और बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, वैसे मैंने वो फ्रेमवर्क वाला चैप्टर कराना है आपको। लेकिन एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या बला है, कैपिटल किसे कहते हैं, ये डेफिनेशंस फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के अंदर ये डेफिनेशन है। क्या मतलब? कोई आइटम आ गया, रेलेवेंट IFRS नहीं है, सिमिलर IFRS भी नहीं है, तो अपनी जजमेंट अप्लाई करो और जजमेंट अप्लाई करके देखो कि ये जो आइटम हमारे सामने है ये क्या चीज है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, खुद ही जजमेंट लगा लो, ठीक है। और तो और अगर आप चाहो तो किसी हमसाये से भी हेल्प ले सकते हो। हमसाये का मतलब आप IFRS यूज कर रहे हो, US वाले गैप्स करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ और कंट्रीज भी US गैप्स को यूज करती हैं। आपके IFRS में इस आइटम से रेलेवेंट स्टैंडर्ड मौजूद अगर नहीं है, US गैप के अंदर इसका कोई स्टैंडर्ड मौजूद है, तो वो कोई सिमिलर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो आपकी तरह की है, उसने कोई स्टैंडर्ड अगर छापा हुआ है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए। दूसरे डिब्बे के अंदर ये बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तीसरे डिब्बे के अंदर यह बात लिखी है जो मैंने आपको बताई थी जबानी, कि अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सिलेक्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अगर इन्वेंट्रीज को फाइफो पे रख लिया है तो आप कंसिस्टेंटली फाइफो ही अप्लाई करो। ये नहीं कि इस साल फाइफो थे, अगले साल एफको थे, फिर फाइफो जो दिल करे वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो तीसरे डिब्बे के अंदर ये बात लिखी हुई है। फिर मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग पॉलिसी को वंस सिलेक्ट कर लिया जाए तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है और चेंज नहीं करना सिवाय दो सूरतों के। बताया था आपको, जबानी बातें की हुई वो यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। या तो स्टैंडर्ड ही बदल जाए, लाइफो यूज कर रहे थे, स्टैंडर्ड बदला, लाइफो खत्म हो गया, आप क्या करोगे? पॉलिसी बदलोगे, जाहिर है। इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करते थे, स्टैंडर्ड बदल गया, उसने कहा कैपिटलाइज करो, क्या करोगे? बदलोगे पॉलिसी। तो या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट वॉलंटरीली चेंज कर दे पॉलिसी को। क्या मतलब? जी हम फाइफो से एफको पे चले गए, क्यों? यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा बेहतर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर तो वॉलंटरीली मैनेजमेंट ने पॉलिसी को चेंज किया है, ओ भाई इधर ध्यान दो, अगर मैनेजमेंट ने प्लीज वॉलंटरीली पॉलिसी को चेंज किया है तो फिर आपके लिए जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप माफी मिले, आप रिट्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई करके लाते हो उसको।
ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बदला है और पॉलिसी बदलनी पड़ी है तो फिर जो करना हो वो स्टैंडर्ड खुद ही बता देता है। ये रिट्रोस्पेक्टिवली आना है या प्रोस्पेक्टिव भी चल सकते हो। ये बातें आपकी अगले 2-3 सफ़ों के अंदर लिखी हुई आपको मिलेंगी। बाकी आपने ये सारे सफ़े पढ़ने हैं, मैं इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनको आपको रीड करवाता चला जाऊंगा। एमसीक्यू सारे करके आने हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।